हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि भली भांति आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों ने अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर लिया है। और आज जो आपका टॉपिक होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फॉर्मेटिव ग्राउंड है, यानी कि भारतीय संविधान सभा के गठन के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में हमें अपने डिस्कशन को आज की क्लास से क्या है स्टार्ट करना है। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भारतीय संविधान सभा दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसने आपके संविधान को प्रिपेयर्ड करने का कार्य किया, उसका जो आपका रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ फॉर्मेटिव जो आपके सामने आता है, उसकी सही वजह यह है कि हम ये कह करके चलेंगे कि कैबिनेट मिशन की जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के बिहाफ पर उस संविधान सभा का फॉर्मेशन आपके सामने आया जिसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य किया। वो बात तो बड़ी आसान से अब हो जाती है। फिलहाल मामला यह बनेगा कि जुलाई 1946 एडी में संविधान सभा के गठन के संदर्भ में आपको अपनी गतिविधियों को यहाँ पर इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा, यानी कि हमको ये बता के चलना पड़ेगा कि जुलाई 1946 एडी में संविधान सभा के गठन के संदर्भ में जो आपका प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। सारा मामला कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस की ओर से ही आपको दिखाना है, लेकिन हम एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम लोग तथ्यात्मक जानकारी कैसे निकालें बाहर, और तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ जो आपका कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड डिस्कशन है उसको हम लोग कैसे आगे लेकर के चलेंगे। तो दोनों डायरेक्शन आपके यहाँ पर रहनी चाहिए, दोनों प्रकार से क्या आपको अपनी चर्चा को यहाँ पर स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि हमको क्या दिखाना है, फॉर्मेशन हमको डिस्कस करना है। और ये जो आपका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन हमको किसका डिस्कस करना है, तो हम कहेंगे भारतीय संविधान सभा दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, असेंबली। अब जैसे कि आप लोग भली भांति जानते होंगे कि भारतीय संविधान सभा का जो आपका गठन है उसमें अगर हम एक फैक्चुअल ग्राउंड यहां पर जोड़ करके चलें, और इस फैक्चुअल ग्राउंड का रेफरेंस आपको कैसे लेके चलना पड़ेगा कि भारतीय संविधान सभा में टोटल सीट्स आपको कितनी दिखाई पड़ती हैं। बात को समझना, भारतीय संविधान सभा में टोटल सीट्स आपको कितनी दिखाई पड़ती हैं। तो भारतीय संविधान में जो आपके टोटल सीट्स हैं वो कितनी आपकी 389 है। तो आपको इस चीज को रट के नहीं चलना है, आपको इस चीज को रट के नहीं चलना है, बल्कि आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे ही संविधान सभा में जो आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखाई पड़ता है वो क्या है, 389 आपको दिखाई पड़ता है। और 389 ही क्यों, मान लीजिए 400 क्यों नहीं, मान लीजिए 500 क्यों नहीं, मान लीजिए 200 क्यों नहीं, मान लीजिए 600 क्यों नहीं। 389 का जो आपका एक आंकड़ा है, जो डेटा आपके सामने आता है, तो 389 का डेटा ही क्यों कैलकुलेट किया गया। तो यहां पर आपको पता होगा कि संविधान सभा में जो आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं, संविधान सभा में जो आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि सीटों का जो बंटवारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपकी संविधान सभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं, जनरली उनके बारे में आप क्या बातें करके चलते हैं कि संविधान सभा में सीटों का जो बंटवारा है, एक तरफ तो आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक तरफ तो आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जिनको आप हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत आप कहते हैं। तो एक और तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस आपको दिखाई पड़ेंगे, और एक और आपको देशी रियासतें आपको दिखाई पड़ती हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, प्रिंसली, जिनको क्या कहा जाता है, प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। तो एक और आपको क्या दिखाई पड़ती है, देशी रियासतें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो जनरली जो आपका सीटों का बंटवारा है, तो सीटों का बंटवारा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा देशी रियासतों के बीच में आपको इन जनरल आपको दिखाई पड़ता है। तो आपको यहाँ पर ये ग्राउंड भी स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा कि ये जो आपका सीटों का बंटवारा है इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें आपको क्या दिखाना होता है, ग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन आपको दिखाना होता है, ग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन आपको दिखाना होता है। यानी कि 10 लाख लोगों की आपको चर्चा तो करनी है, लेकिन सीटों का बंटवारा जो आपके सामने होगा उसमें जनसंख्या के मुद्दे को आधार बनाया जाएगा।
जनसंख्या के मुद्दे को आधार बनाया जाएगा और संविधान में जो आपका एवरेज सिंगल मेंबर आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि संविधान सभा का जो एवरेज सिंगल मेंबर आपको दिखाई पड़ेगा, तो संविधान सभा का जो एवरेज सिंगल मेंबर है वो बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करेगा, 10 लाख, यानी कि 10 लाख लोगों को क्या है रिप्रेजेंट करने की बात करेगा। तो ये सारी बातें चर्चाएं आपने हमेशा पढ़ी होंगी कि 389 सीटों का एक्चुअल ग्राउंड क्या है, कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो हैं वो जनरली किसमें है, किसमें सीटों का बंटवारा है, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा देशी रियासतों के मध्य आपको लेकर के चलना है। लेकिन इसमें जनसंख्या के मुद्दे को आधार बनाया गया और ये कहा गया कि संविधान सभा का जो एवरेज सिंगल मेंबर होगा वो बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 10 लाख लोगों को संविधान सभा में क्या है रिप्रेजेंट करके चलेगा। ये बातें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा हम जोड़ के चलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग क्या जोड़ पाएंगे, तो यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा ये बनेगा कि आप ये बताइए कि जो आपका ग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन है इसके रिगार्डिंग जो आपका डेटा है, इसके रिगार्डिंग जो आपका डेटा है, तो वहां आपको ये स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा कि पॉपुलेशन सेंसस और कहां का 1941 का, यानी कि 1941 की जो आपकी जनगणना है, 1941 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं उन अंतिम आंकड़ों को ही इस्तेमाल किया गया और उन अंतिम आंकड़ों का इस्तेमाल करके कहा गया कि संविधान सभा का प्रत्येक मेंबर संविधान सभा में 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने का कार्य करेगा। लेकिन आंकड़े कहां दिखाने हैं, 1941 वाली जनगणना के अंतिम आंकड़ों को आपको लेकर के चलना है। तो एक तो ये बात हो जाती है कि 389 ही सीट्स आपको संविधान सभा में क्यों दिखाई पड़नी है, एक रहस्य तो हमने आपको ये बताने की बात की है। नेक्स्ट देखिएगा क्या मामला जुड़ के कार्य करेगा। अब इसमें एक काम करो कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखाई पड़ती है क्या मिला, 389 का आंकड़ा आपको मिला। तो ये जो आपका 389 है इसको ऐसे डिवाइड करो, 296 एक तरफ हो जाएगा और 93 क्या आपका ये एक तरफ हो जाएगा। 296 आपका एक तरफ हो जाएगा और 93 क्या होगा साथियों आपका एक तरफ हो जाएगा। अब देखो ये जो आपका 296 है इसको भी दो तरीके से आप लोग कैटेगराइज करके चलेंगे। एक आपका क्या बनेगा, 292 का आंकड़ा आपको लेकर चलना पड़ेगा और एक आपको 04 का आंकड़ा आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और क्वेश्चन आपको यहां पर रखना पड़ेगा कि 296 मेंबर का क्या होना था, इलेक्शन होना था। 296 मेंबर्स का क्या होना था साथियों, इलेक्शन होना था। यानी कि निर्वाचित कितने हैं आपके 296 आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये जो आपका 292 का आंकड़ा है इसका जुड़ाव कहां करेंगे, इसका एसोसिएशन कहां करेंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ करेंगे। इसका एसोसिएशन कहां करके चलेंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ करके चलेंगे, प्रोविंसेस के साथ करके चलेंगे। और जो 04 सीट्स आप देंगे किसको देंगे, चीफ कमिश्नरी एरियाज को देंगे, चीफ कमिश्नरी एरियाज को देकर के चलेंगे। और ये जो उस समय का आपके चीफ कमिश्नरी एरियाज आपको दिखाई देते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आज के समय में भारत में आपको यूटी दिखाई पड़ती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किसके साथ करना है, चीफ कमिश्नरी एरियाज के साथ करना है। इनके नामों पर कई बार आपके एग्जामिनेशन में डिस्कशन हो जाता है, इनके नामों पर कई बार क्या है आपके एग्जामिनेशन में डिस्कशन हो जाता है। तो जो आपके चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं उनमें एक क्या हो जाएगा आपका दिल्ली, एक क्या हो जाएगा आपका अजमेर, एक क्या हो जाएगा आपका बलूचिस्तान, एक क्या हो जाएगा आपका बलूचिस्तान, और लास्ट वन क्या होगा आपका कुर्ग मतलब मॉडर्न कर्नाटका में आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो ये उस समय के क्या है आपके 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं। यहां से 292 मेंबर्स कहां जोड़ के चलेंगे आप लोग, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ जोड़ के चलेंगे। और 04 मेंबर्स आप लोग कहां जोड़ के चलेंगे, चीफ कमिश्नरी एरियाज के साथ जोड़ के चलेंगे। तो 296 का क्या होगा आपका इलेक्शन होगा। और 93 जो मेंबर्स हैं इनका क्या होना था, इनका नॉमिनेशन होना था। इनका क्या होना था, इनका नॉमिनेशन होना था। और इनका नॉमिनेशन फ्रॉम वेयर, यानी कि कहां से होना था, इनका नॉमिनेशन कहां से होना था। तो साथियों इनका नॉमिनेशन होना था आपका प्रिंसली स्टेट्स, कहां से होना था, प्रिंसली स्टेट से होना था, यानी कि देशी रियासतों से होना था।
प्रिंसिपल स्टेट से आपका होना था, देशी रियासतों से होना था। तो एक तो ये चर्चाएं तो आपको करके चलनी है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मीन्स ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा। मेंस ओरिएंटेड बनने का मतलब ये है कि कई बार आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया है, तो संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो आपका इंटरफेरेंस है उस पर आपको चर्चा करके चलनी पड़ जाती है। असल में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन ये कहती है कि देशी रियासतों के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्पेशली कहां पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनको नॉमिनेट करने का जो अधिकार होगा वो देशी रियासतों के राजा तथा महाराजाओं को मिलेगा। अब ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल बन गया, ये मामला इतना पोलेमिक नेचर का बन गया, ये मामला इतना विवादित उस समय बन गया कि हमने इस व्यवस्था का ही विरोध किया। हमने कहा कि भैया देशी रियासतें क्या हैं, इन्होंने लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में कोऑपरेशन किया है, ये बातें आपने भी पढ़ी होंगी। यानी कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेजर सपोर्टिव क्लास रहा वो क्या रहा, वो तो आपका प्रिंसिपल स्टेट्स ही रही। तो हमारा एलिगेशन यहां पर ये बनेगा कि जो मेन सपोर्टिव क्लास है वो मेन सपोर्टिव क्लास के जो मेंबर्स होंगे, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनका नॉमिनेशन की बात आप रख रहे हैं। तो मामला ये बना कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि इनके जो नॉमिनेशन कराने की व्यवस्था है, इसके माध्यम से सरकार संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में अपने हस्तक्षेप को लाना चाह रही थी। आपके बात समझ में आ रहा होगा, जो हमेशा सरकार का मेन सपोर्टिव क्लास बना रहा, अगर उसी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके रिगार्डिंग आप नॉमिनेशन की बात करोगे, और नॉमिनेशन भी कौन करेगा, नॉमिनेशन वहीं के आपके जो पॉलिटिकल हेड्स हैं वही करेंगे, जो आपके राजनीतिक मुखिया हैं। तो हमने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उस समय विवादित बनाया और हमने साफ साफ मना किया कि भैया देशी रियासतों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नॉमिनेशन के मुद्दे को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में लाने वाली है। यानी कि इतने डिस्कशन से एक कंक्लूजन आपका ये निकल के आता है कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में आपका इलेक्शन का मेथड भी जुड़ा हुआ है और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में आपका नॉमिनेशन का मेथड भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले तो हमने देशीय रियासतों के संदर्भ में अपना एजिटेशन, अपना विरोध दिखा दिया, लेकिन बाद में हमने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया था और देशीय रियासतों के जो संविधान सभा में रिप्रेजेंटेटिव्स आपको दिखाई पड़ते हैं वो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि क्या है, नॉमिनेटेड ही माने गए। तो कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे, कंक्लूजन आप ये निकालेंगे कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में इलेक्शन मेथड भी आपको जुड़ा हुआ है और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में नॉमिनेशन का मेथड भी आपको जुड़ा हुआ है। ये दोनों के दोनों जो मेथड्स हैं आपको यहां पर लेकर के चलने पड़ेंगे। अगली बात यहां पर यह है कि जब आप कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को विशेष तौर पर संविधान सभा के संदर्भ में कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो कैबिनेट मिशन का शुरुआती तौर पर यह माना था कि संविधान सभा का जो गठन होगा और इसके जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएंगे। हो सकता है कि कोई किताब इस पर अपना विश्लेषण देने से बचे, लेकिन ये एक क्या है, सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशों में शुरुआत में इस मुद्दे को साफ साफ शामिल किया कि संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स का इलेक्शन होगा वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर क्या है, चुने जाएंगे। लेकिन उस समय इन्वायरमेंट इतना निगेटिव बना हुआ था, आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से जो मुस्लिम लीग है ये क्या है, ये क्या स्टार्ट कर चुकी है। तो आपको ये दिखा करके चलना पड़ेगा कि सांप्रदायिक दंगे भारत में उस समय चल रहे हैं, तो सांप्रदायिक दंगों ने पूरा नकारात्मक माहौल बनाया हुआ है। तो बाद में कैबिनेट मिशन ने अपने ही इस प्रावधान में परिवर्तन किया और कहा कि संविधान सभा के जिन मेंबर्स का इलेक्शन होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर क्या है, निर्वाचित नहीं होंगे। हमें किसी अलग व्यवस्था का सहारा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, हमें किसी अदर मेथड का यूज यहाँ पर क्या है, कर करके चलना पड़ेगा। तो ये जो मैंने ग्राउंड आपके सामने बनाया है, इस ग्राउंड को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, है ना। नॉमिनेशन का कंट्रोवर्शियल बनना और कैबिनेट मिशन की जो एक सिफारिश है उसको जिस तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है उसको भी आप लोग क्या है अपने माइंड में जरा इनकलकेट यानी कि एस्टेब्लिश करके चलने वाले हैं। ये जरूरी डिस्कशन आपका यहाँ पर क्या है, हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अब ये देखिएगा
कि टोटल हमको एक आंकड़ा मिल रहा है कि 296 जो आपके मेंबर्स हैं संविधान सभा के रिगार्डिंग, ये मेंबर्स हैं, ये क्या रहे आपके इलेक्टेड हैं। इलेक्टेड का मतलब क्या होगा, ये मेंबर्स आपके क्या रहे, निर्वाचित रहे, इलेक्टेड रहे। अब कैबिनेट मिशन अपनी सिफारिश में परिवर्तन करेगा भारत में दिखाई पड़ने वाले नकारात्मक माहौल को लेकर के। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, इंडियंस, हमने क्या कहा, इंडियंस। इंडियंस का मतलब क्या हुआ, भारतीय, है ना। भारतीय क्या करेंगे, डायरेक्ट वोट करेंगे। और डायरेक्ट वोट किसके लिए करेंगे, टू द मेंबर्स ऑफ, टू द मेंबर्स ऑफ, टू द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, या इसको ऐसे लिखते हैं कि जो आपके इंडियंस हैं वो डायरेक्ट वोट करेंगे टू द मेंबर्स ऑफ, टू द मेंबर्स ऑफ, टू द मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ प्रिंसेस या प्रोविंसेस। हाँ, क्या कहेंगे, प्रोविंसेस। यानी कि जो आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी। इंडियंस डायरेक्ट वोट का इस्तेमाल करेंगे और किसके फेवर में करेंगे, टू द मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ प्रोविंसेस। यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में जो आपकी विधानमंडल है और विधानमंडल के जो आपके मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स के लिए क्या होगा, मतदान होगा, उन मेंबर्स के लिए क्या होगा, वोट होगा। और ये जो मतदान है ये आपको कब जोड़ के चलना पड़ेगा, 1945 एडी में जोड़ के चलना पड़ेगा। यानी कि वर्ष 1945 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों के गठन के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग आपको दिखाना है, जो सीक्वेंस में आपके सामने बना रहा हूं। तो कैबिनेट मिशन शुरुआत में तो यही मान के चल रहा था कि संविधान सभा के जिन मेंबर्स का इलेक्शन होना है, तो उसके बारे में ये प्रावधान जोड़ के कार्य करे तो ज्यादा अच्छा है कि ये सारे के सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर क्या हो, निर्वाचित हो। लेकिन हम सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से नकारात्मक माहौल बनाएंगे और वो जो आपका नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा वो कैबिनेट मिशन को कंपेल्ड करेगा, बाध्य करेगा अपने इस प्रावधान में परिवर्तन करने के लिए। तो कैबिनेट मिशन ने बाद में यहाँ पर परिवर्तन कैसे किया, तो कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर परिवर्तन ऐसे किया कि भैया 1945 के इलेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। 1945 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों के गठन के संदर्भ में इंडियंस ने क्या किया है, डायरेक्ट वोट का यूज किया है। इंडियंस ने क्या किया है, डायरेक्ट वोट का यूज किया है, ठीक है। और यहां से ये जो आपके मेंबर्स हैं, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, ये जो आपके मेंबर्स हैं यानी कि मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ प्रोविंसेस, है ना। तो अब कैबिनेट मिशन ये कहेगा कि इनको एक रोल दे देते हैं, इनको क्या है, एक रोल दे देते हैं। और रोल किसका दे देते हैं, हिंदी में निर्वाचक मंडल का रोल दे देते हैं। किसका रोल दे देते हैं, निर्वाचक मंडल का रोल यहां पर दे देते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज का रोल दे देते हैं। और ये जो निर्वाचक मंडल होगा, ये निर्वाचक मंडल क्या करेगा, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये किसको इलेक्ट करने की बात करेगा, संविधान सभा के मेंबर्स को। यानी कि जिन मेंबर्स का इलेक्शन होना था उनमें दो प्रकार का पार्टिसिपेशन आपको दिखाना है। एक तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन आपको दिखाना है, लेकिन इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो सीधा सीधा नहीं जुड़ेगा संविधान सभा के मेंबर्स के साथ। इंडियंस पहले डायरेक्ट वोट का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट वोट का इस्तेमाल करके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के जो विधानमंडल हैं उनके मेंबर्स को इलेक्ट करने की बात करेंगे। फिर अगेन कैबिनेट मिशन आपको यहाँ पर ये गाइड करने की कोशिश करेगा कि भैया जो प्रांतीय विधानमंडल के मेंबर्स हैं, जो प्रांतीय विधानमंडल के मेंबर्स हैं, हम इनको एक रोल देंगे और रोल का नाम क्या होगा,
इसको निर्वाचक मंडल बना देते हैं, इसको इलेक्टोरल कॉलेज बना देते हैं। और जो आपका असेंबलीज हैं कहाँ की, प्रोविंसेस की, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, यहाँ के मेंबर्स जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट वोट, ये डायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन ओब्लिक वोट, ये क्या करेंगे, ये संविधान सभा के मेंबर्स को क्या है इलेक्ट करने की बात करेंगे। यानी कि संविधान सभा के जिन मेंबर्स का इलेक्शन होना था उसका एक वेरी पॉजिटिव ग्राउंड मैंने आपके सामने क्या है इस्टेब्लिश करने की बात की है। यहाँ पार्टिसिपेशन दो प्रकार के हैं, एक पार्टिसिपेशन क्या है इनडायरेक्ट है और एक पार्टिसिपेशन किसका है डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है किसका है, ये इंडियंस का है, जिसको आप कॉमन मास भी कह देते हैं। लेकिन जो आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो किसका है, मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ प्रोविंसेस। तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे अच्छी तरीके से। यहां मेरे हिसाब से तो खैर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। डन। चलिए नेक्स्ट में आपको यहां पर ये बता के चलना पड़ेगा एक कंक्लूजन जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके चलता है ग्राउंड, उसके रिगार्डिंग एक कंक्लूजन हम यहां पर आपको देना चाहेंगे। और ये कंक्लूजन किसके कॉन्टेक्स्ट में है, रिगार्डिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डन, है ना। तो संविधान सभा के मेंबर्स का इलेक्शन आप क्या क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि भाई पहला यूज क्या है, पहला जो यूज क्या है आपका कि इलेक्शन और प्लस में क्या है आपका नॉमिनेशन, इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन बोथ मेथड्स वर यूज्ड। इलेक्शन भी है और क्या आपका नॉमिनेशन भी है, दोनों का प्रयोग किया गया था संविधान सभा के गठन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सेकंड बात क्या कहेंगे, सेकंड बात यहां पर यह लगाएंगे कि अगर मैं ऐसे लिख करके आपको दिखाऊं कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में यानी कि इलेक्शन के साथ जब आप बात करेंगे तो अगर हम यहां पर ये डिस्कशन करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। ये पीसीएस में कई बार पुटअप किया जाता है, यूपीएससी में कई बार पुटअप किया जाता है। यहां आकर के आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो ये पूछना चाहेगा कि संविधान सभा का जो इलेक्शन है ना, संविधान सभा के जिन मेंबर्स का इलेक्शन होना था क्या उनके रिगार्डिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का ग्राउंड जुड़ के कार्य कर रहा था, आप कहेंगे नो। आप क्या कहेंगे, नो। आंसर क्या निकालेंगे, नो, है ना, नो। और ये कह देंगे कि राइट टू वोट was limited to highest tax payers, यानी कि मतदान करने का अधिकार उन्हीं लोगों को था जो सरकार को क्या देते हैं, सरकार को अच्छा खासा क्या देते हैं, टैक्स देने की बात करते हैं, है ना। यानी कि मतदान करने का, अब यूनिवर्सल एडल्ट जो आपका सफरेज है या जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसका सही मतलब क्या है कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि राइट टू वोट फॉर ऑल, राइट टू वोट फॉर ऑल, यानी कि सभी को आप मतदान का अधिकार देकर के चलेंगे, मेल फीमेल के बीच आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। तो ये अगर आपसे पुटअप किया जाता है कि ये तो आपको बताना है कि दोनों मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल है, मैं ऑलरेडी भी आपको बताया हूं, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसा जो मुद्दा है
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसा जो आपका मुद्दा है ये काफी लिमिटाइज में भी दिखाई पड़ा, यानी कि जो सरकार को ज्यादा टैक्स देते हैं उन्हीं लोगों को उस समय क्या है राइट टू वोट मिला हुआ था, है ना। तो इसका यूज करा के आपको नहीं दिखाना है। इसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे, नो कह करके चलेंगे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में, है ना। तो इलेक्शन मेथड भी है, नॉमिनेशन मेथड भी है, दोनों मेथड है। हालांकि हम इलेक्शन की बात ज्यादा कर रहे हैं लेकिन नॉमिनेशन भी आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। एक पॉजिटिव कंक्लूजन जब आप लेंगे तो इलेक्शन भी है आपका और नॉमिनेशन भी है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज आपको करके नहीं दिखाना है, ठीक है। एक मेथड और है, अभी उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड हम आपके सामने रखेंगे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड के रिगार्डिंग उसकी वेरी डीप कैलकुलेशन हम करके आपको दिखाएंगे, है ना। एक मेथड का और इस्तेमाल किया गया था जिसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। अभी इसकी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा अपने माइंड में इसको थोड़ा इस्टेब्लिश करके रखना इन फ्यूचर, क्योंकि ये तो बार बार आपके सामने आता रहेगा। तो वेरी पॉजिटिव कैलकुलेशन रिगार्डिंग दिस मेथड जो हमें करके चलनी है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के इलेक्शन में हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन करके चलेंगे। हिंदी में इसको कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग भी संविधान सभा के गठन के साथ आपको दिखाई पड़ता है। सो एज अ कंक्लूजन वी इजिली कैन से संविधान सभा का जो फॉर्मेटिव ग्राउंड है इलेक्शन मेथड भी है, नॉमिनेशन मेथड भी है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का प्रॉपर यूज करा के आपको नहीं दिखाना है बल्कि आपको नो ही कह देना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि राइट टू वोट का मुद्दा क्या है, लिमिटाइज है। हाईएस्ट टैक्स पेयर्स जो है सरकार के लिए राइट टू वोट क्या है उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में उस समय काम कर रहा था, और मेथड में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ जो व्यवहार करना है वो तो है ही है, साथ ही साथ आपको ये भी बता के चलना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसका भी इस्तेमाल हुआ। नवंबर 1946 एडी में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि संविधान सभा का गठन हो चुका है, ओके, और दिसंबर 1946 से आपकी संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। डन। अब देखिएगा थोड़ा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम संविधान सभा को एक टाइम देकर के चलें दिसंबर 1946 और दिसंबर 1946 में चीजों को कैटेगराइज कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, लास्ट वन क्या होगा आपका 13 दिसंबर 1946, ओके। 9 दिसंबर 1946 को हम एक काम करते हैं, हम कुछ करैक्टर यहां पर जोड़ लेते हैं, जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, ठीक है, और H.C. मुखर्जी, तो डॉक्टर जो आपकी सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा है ये संविधान सभा के क्या बनाएंगे, ये संविधान सभा के क्या बनाएंगे जी, ये संविधान सभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाएंगे, ये संविधान सभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाएंगे। रिगार्डिंग this we followed a, a tradition, 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 a tradi
ट्रेडिशन ऑफ फ्रांस, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को जो आपने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपने बनाया, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट आपने बनाया, ये एक प्रैक्टिस है या आप इसको एक ट्रेडिशन कह सकते हैं, एक है ना, एक परंपरा है। और इस परंपरा का यूज आपको कहां पर दिखाना है? फ्रांस में आपको दिखाना है। असल में फ्रांस ने जब अपनी संविधान सभा का फॉर्मेशन किया तो संविधान सभा के अंदर के जो मेंबर्स रहे, क्या कहा हमने? संविधान सभा के, फ्रांस की संविधान सभा के जो अंदर के मेंबर्स रहे, उनमें जो वेरी सीनियर मेंबर हैं, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ एज, आयु के धरातल पर जो सबसे सीनियर मेंबर थे, उनको सम्मान दिया गया। और सम्मान कुछ इस रूप में दिया गया कि उनको कुछ समय के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इन द सेम वे डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के जो भी आपके रेस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, उनमें आयु के धरातल पर वेरी सीनियर माने गए। हमने इनको सम्मान दिया था, इनका अपमान नहीं किया था, बल्कि इनको एक रेस्पेक्ट हमने दी कि भी आप काफी सीनियर मेंबर हैं संविधान सभा के, तो बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आपको हम एक रेस्पेक्ट देना चाहेंगे और आपको कुछ समय के लिए संविधान सभा का टेम्पररी प्रेसिडेंट यानी कि आपको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जो आपके एच.सी. मुखर्जी हैं, ये क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये क्या है? ये संविधान सभा के क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनको आप क्या मान के चलेंगे? संविधान सभा का वाइस प्रेसिडेंट मान के चलेंगे। ठीक है, डन। अब देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सामने आ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सामने आ जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये याद रखना। इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना। नॉमिनेटेड नहीं है, याद रखना, वो कंफ्यूज करता है। ये नॉमिनेटेड नहीं है, बल्कि ये भी क्या है? इलेक्टेड है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के ही मेंबर्स की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था साथियों? इलेक्शन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। अच्छा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष कुछ रखा गया, और जो रखा गया उसको आपने क्या कहा? तो उसको आपने क्या कहा जी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है ना, प्रेजेंटेड बाय, किसने इसको प्रेजेंट किया? प्रेजेंटेड बाय जेल नेहरू। इसका प्रस्तुतिकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और एक्सेप्टेड बाय या ऐसे करेंगे, एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, यानी कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया था। संविधान सभा के समक्ष इसका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन कौन करेंगे? जेएल नेहरू साहब करेंगे। और संविधान सभा इसको एक्सेप्ट करके कब चलेगी? तो आप क्या कहेंगे? 22 जनवरी 1947। अब एक बात हम आपको यहां पर ये बता करके चलते हैं, बात को बड़ी गहराई से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन है। वो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ये भी अपने आप में एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ही था। उद्देश्य प्रस्ताव को भी आप क्या है? एक संवैधानिक दस्तावेज के रूप में ही आप लेकर के चलेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के बिहाफ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अदर मेंबर्स को गाइडेंस देने का कार्य किया, डायरेक्शंस देने का कार्य किया कि जब आप संविधान को बनाने का कार्य करेंगे तो इंडियंस की जो आपकी पॉलिटिकल या सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस जो डिमांड्स हैं, उनको किस वे में आपको कैलकुलेट करना है। तो असल में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा के मेंबर्स के आगे आगे चल रहा है।
और आगे आगे चलने की बात क्या है कि संविधान सभा के मेंबर्स को गाइडेंस देने की बात कर रहा है रिगार्डिंग टू फ्रेम आउट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को तैयार किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में। तो उद्देश्य प्रस्ताव का भी अपना सिग्निफिकेंस तो रहा उस समय, और संविधान सभा ने इसको 13 दिसंबर 1946 को ही एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट क्यों कर लिया। अगर ये कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है तो आप ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि असल में 13 दिसंबर 1946 में प्रिंसली स्टेट्स के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो संविधान सभा के पार्ट नहीं थे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मामला काफी कंट्रोवर्शियल बन गया था जब ये कहा गया था कि देशी रियासतों के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका नॉमिनेशन होगा, और नॉमिनेशन करने का काम कौन करेंगे, देशी रियासतों के राजा और महाराजा करेंगे। तो ये मामला 13 दिसंबर 1946 एडिक्ट को क्या है, वेरी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। देशी रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी संविधान सभा के पार्ट नहीं है, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव को चाहकर भी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा एक्सेप्ट नहीं कर पाई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट किया गया है, क्या कहा हमने, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट किया गया है स्पेशली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो उस समय देशी रियासतों के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बन चुके थे। इस चर्चा को एक बार समझ लें, इस चर्चा को एक बार अच्छे से देखें। इस चर्चा को एक बार समझ लें और इस चर्चा को एक बार क्या है आप लोग देख लें बहुत अच्छे से। यहां किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने फैक्चुअल ग्राउंड भी आपके सामने रख दिया है और मैंने कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड जो है वो भी आपके सामने रख दिया है। दोनों ग्राउंड्स आपके सामने हैं। प्यार से मेहनत करते रहें, अच्छे से तैयारी करें, सफलता बिल्कुल प्राप्त करके चलें। प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया में कदम रखा है तो कदम पीछे ना हटाएं। अप्स एंड डाउन्स, प्रोन्स एंड कॉन्स तो आते रहेंगे, लेकिन आपको क्या है, आपको अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है। वेरी रेगुलर आपको रहना है और लगातार अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। लगातार सहयोग बना के चलेंगे, जुड़ के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। मां सरस्वती के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से। नमस्कार, धन्यवाद।